नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आयर्न कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम और आयर्न कार्बन फेज डायग्राम। आयर्न कार्बन डायग्राम ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है मटेरियल साइंस में या मेटलर्जिकल पार्ट में। तो ये डायग्राम को मेटलर्जी का बेस डायग्राम भी कहा जाता है। आपको तो ये मालूम होगा कि आयर्न कार्बन का रिलेशन है, ये डायग्राम में आयर्न और कार्बन का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो ये डिटेल में स्टडी करने से पहले हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर, इस डायग्राम को कहते हैं आयर्न कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। इस डायग्राम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ दो एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस कार्बन परसेंटेज दिखाता है और जो वाई एक्सिस है वो वाई एक्सिस टेम्परेचर दिखाता है। ये डायग्राम दिखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रही है लेकिन उतनी है नहीं जितना आप सोचते हैं। अगर पहले कुछ बेसिक देखेंगे तो, अगर आपको इस डायग्राम के कुछ बेसिक्स पता नहीं है तो ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आती। तो हम कुछ बेसिक सीखते हैं। तो अगर सोच लो, अगर हम आयरनों को हीट कर लेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट करेंगे तो और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट करेंगे तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक? जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है तो वो आयरन लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1545 या 1590 तक रहता है। कहा, जब उस आयर्न कार्बन डायग्राम में जब उस आयर्न में 0% कार्बन रहता है, तो 0% कार्बन रहता है, यानी प्योर आयर्न का मेल्टिंग पॉइंट 1590 तक रहता है और उसके बाद वो आयर्न लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस डायग्राम के अनुसार हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ये डायग्राम स्टडी करने का पहला जो एम था, तो जब हम आयर्न में कार्बन मिलाते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट दो प्रोडक्ट मिलते हैं। आयर्न तो हमें नेचुरली मिलता है। तो आयर्न में जब हम यहाँ एक्स एक्सिस बेस एक्सिस पे हम जब देखते हैं तो 0 to 2.06% जब हम कार्बन मिलाते हैं तो हमें स्टील प्रोडक्ट मिलता है, और जब हम 2.06 to 6.67% कार्बन मिलाते हैं तो हमें कास्ट आयर्न प्रोडक्ट मिलता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरी बार इस आयर्न कार्बन डायग्राम में बहुत सारी रिएक्शन आपको दिख रही है। ये ऑस्टेनेट क्या है, परलाइट क्या है, सीमेंटाइट क्या है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन उसके पहले हमें जानना जो जरूरी है वो है आयर्न की कूलिंग डायग्राम, दैट इज द टेम्परेचर वर्सेस टाइम डायग्राम। ये पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। आप देख सकते हैं ये है टेम्परेचर वर्सेस टाइम डायग्राम। आप देख सकते हैं 1540 डिग्री को जो आयरन है वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि 1540 डिग्री के ऊपर, तो वो आयरन लिक्विड फॉर्म में है। अगर उसका टेम्परेचर हम कम कर लेते हैं नियरली अबाउट द 1394 डिग्री तक, तो हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलता है। नया स्ट्रक्चर मिलता है यानी कि क्या, जब हम उसका टेम्परेचर कम कर लेते हैं तो उसके कुछ स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती है। लेकिन जो मटेरियल है वो मटेरियल सेम है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो जाती है। तो जब हम उसका कंपोजिशन सेम ही रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो जब हम लिक्विड फॉर्म से 1394 डिग्री तक हम उसके कूल कर देते हैं तो हमें डेल्टा फेराइट स्ट्रक्चर मिलता है। और ये जो डेल्टा फेराइट स्ट्रक्चर है वो बीसीसी स्ट्रक्चर रहता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। उसके बाद जब हम और उसे कूल कर देते हैं नियरली अबाउट द 910 डिग्री तक, तो हमें ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर मिलता है। यानी कि ये ऑस्टेनाइट क्या है, जब हम आयरन को 1394 डिग्री से 910 डिग्री तक कूल कर लेते हैं तो जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम ऑस्टेनाइट कहते हैं। और वो ऑस्टेनाइट्स का जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्ट्रक्चर
FCC रहता है। और जब हम ये जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है, उस ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर के बाद 910 डिग्री के बाद जब हम और उसे कूल कर देंगे नियरली अबाउट द 720 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें लो टेम्परेचर फेराइट मिलता है। लो टेम्परेचर फेराइट, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो भी BCC स्ट्रक्चर होगा। आपने देखा था कि 1540 डिग्री तक BCC स्ट्रक्चर ही मिलता था, लेकिन वो डेल्टा फेराइट था। लेकिन 720 डिग्री सेंटीग्रेड को भी BCC स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेकिन वो क्या है, अल्फा फेराइट है, यानी कि लो टेम्परेचर फेराइट है। तो आपने देख लिया जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देंगे तो हमें कुछ अलग से स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। तो ये जो अलग से स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम इस डायग्राम में देख लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स है वो इस आयरन कार्बन डायग्राम में हम स्टडी कर लेंगे। तो देखते हैं ये आयरन कार्बन डायग्राम, और ये जो टाइम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम है वो स्टडी करने के बाद ये डायग्राम आपको बहुत ही इजी लगेगी। तो इस डायग्राम को स्टडी करते हैं तो पहले देखेंगे कि ये डायग्राम में फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो ये जो स्टार्ट से वो स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होगा कि 1500 नियरली अबाउट द 1540 डिग्री के ऊपर जो आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में है। और ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं वो रेड लाइन के ऊपर लिक्विड है, और ये जो रेड लाइन है वो 4.3% कार्बन तक डाउनवर्ड हो रही है, और बाद में वो लाइन अपवर्ड हो रही है। ये लाइन डाउनवर्ड हो रही है, इसका मीनिंग क्या है? तो जैसे जैसे हम कार्बन परसेंटेज बढ़ा लेंगे नियरली अबाउट द 4.3% ऑफ द कार्बन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और फ्रॉम द 4.3% ऑफ द कार्बन आयरन का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये एक बात है इस डायग्राम के ऊपर। दूसरी बात हम देख लेते हैं। तो ये दूसरी बात क्या है? तो जब हम उनकी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इस आयरन कार्बन डायग्राम में 3 रिएक्शंस है। पहली जो रिएक्शन है वो है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है वो यूटेक्टिक रिएक्शन, और तीसरी है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। 3 रिएक्शन है, फिर से सुनिए। पहली है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, दूसरी है यूटेक्टिक रिएक्शन, और लास्ट की जो है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हम डिटेल में देख लेंगे। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ एक ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है जो 723 डिग्री तक है। उसे हम, ये जो लाइन है उस लाइन का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। और क्यूरी टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम आयरन का टेम्परेचर उसके बाद बढ़ाएंगे तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है जो कम होती जाएगी। नियरली अबाउट द 723 डिग्री हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन में कुछ ना कुछ मिलती है, लेकिन उसके बाद थोड़ी थोड़ी वैनिश होनी शुरू होती है। दूसरी बात है 1147 डिग्री। 1147 डिग्री पे जो हमें लाइन मिल रही है वहाँ एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। ये पॉइंट जो है उस पॉइंट पे हमें पेरिटेक्टिक रिएक्शन मिलती है, और इस पॉइंट पे हमें यूटेक्टॉइड रिएक्शन मिलती है। तो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहली जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमें तो मालूम है उसके ऊपर, इसके ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर जो आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में है, और नियरली बिलो द 1540 डिग्री सेंटीग्रेड जो कुछ स्ट्रक्चर है वो सॉलिड में है। यानी कि यहां क्या प्रेजेंट है? लिक्विड प्लस सॉलिड है, यानी कि लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइट। वो डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड क्या करता है? हमें एक सॉलिड देता है, उसे हम कहते हैं ऑस्टेनाइट। सो ये जो रिएक्शन है पेरिटेक्टिक रिएक्शन वो 1480 डिग्री पे रहती है।
या बिटवीन दी 1480 टू द 1500। ओके, तो ये जो रिएक्शन है बिटवीन दी 1480 टू द 1580, ये 100 डिग्री का गैप है प्रैक्टिकली देखे जाए तो उस टेम्परेचर में ये रिएक्शन होती है और उसका कार्बन परसेंटेज जो है वो नियरली अबाउट द 0.8 इंटू द 0.2% रहता है, उसके बीच में रहती है। आप यहाँ का कार्बन परसेंटेज वर्टिकल ले सकते हैं और टेम्परेचर नियरली अबाउट द 1500 डिग्री सेंटीग्रेड 1540 तक ले सकते हैं। तो जो पॉइंट मिलते हैं वहाँ पेरिटेटिक रिएक्शन होती है और उसका जो स्वरूप रहता है वो लिक्विड प्लस सॉलिड मिलके एक सॉलिड बना देता है। सो लिक्विड प्लस सॉलिड इज इक्वल टू सॉलिड, और ये जो सॉलिड है वो ऑस्टेनाइट रहता है, उस सॉलिड को हम ऑस्टेनाइट कहते हैं। तो ऑस्टेनाइट एक सॉलिड है। तो आपको समझ में आ गया ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या है। पेरिटेक्टिक रिएक्शन जो है वो सॉलिड प्लस लिक्विड इज इक्वल टू 1 सॉलिड देती है और उसका नाम ऑस्टेनाइट रहता है। दूसरी जो रिएक्शन है तो दूसरी रिएक्शन यूटेक्टिक रिएक्शन है। उस यूटेक्टिक रिएक्शन में आप देख सकते हैं ऊपर एक लिक्विड ही है सिर्फ। ये जो रिएक्शन जो होती है उसका टेम्परेचर है 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 1147 यानी कि लगभग प्रैक्टिकली 1140 टू 1180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये रिएक्शन होती है और उसका कार्बन परसेंटेज जो रहता है वो 4.3% ऑफ द कार्बन रहता है। तो ये एक लिक्विड 2 सॉलिड देता है। तो 2 सॉलिड कौन से है, एक है ऑस्टेनाइट और दूसरा है सीमेंटाइट। सीमेंटाइट भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये 2 सॉलिड देता है, एक है ऑस्टेनाइट और दूसरा है सीमेंटाइट, और उस ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट मटेरियल को हम लेडेब्राइट कहते हैं। उस ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर को हम लेबेड्राइट कहते हैं। और ये जो तीसरी रिएक्शन है उस रिएक्शन को कहते हैं हम यूटेक्टाइड रिएक्शन। यूटेक्टाइड रिएक्शन क्या है, हियर इज वन सॉलिड, एक सॉलिड है, वो सॉलिड क्या करता है 2 सॉलिड को क्रिएट करता है। पहला जो सॉलिड है वो पहला सॉलिड है अल्फा फेराइट। क्या है, अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट। तो अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट इज इक्वल टू परलाइट बनता है। उस अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट को क्या कहते हैं, परलाइट कहते हैं। तो ये 3 रिएक्शंस थी, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन और यूटेक्टाइड रिएक्शन। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये तीनों रिएक्शंस। ध्यान से देखिए ये तीनों रिएक्शंस, ये है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, ये है यूटेक्टिक रिएक्शन और ये है यूटेक्टॉइड रिएक्शन। अब उसके बाद ये डायग्राम में कुछ हाइपोयूटेक्टॉइड, हाइपोयूटेक्टॉइड, हाइपरयूटेक्टाइड, हाइपोयूटेक्टिक और हाइपर यूटेक्टिक ऐसे कुछ पार्ट्स है। तो परलाइट स्ट्रक्चर में 0 to 0.8% ऑफ कार्बन तक हमें हाइपोयूटेक्टॉइड मिलता है, 0.8 to 2.06 तक हमें हाइपर यूटेक्टाइड मिलता है, 2.06 to 4.3% ऑफ द कार्बन में हमें हाइपोयूटेक्टिक स्ट्रक्चर मिलता है और 4.3% ऑफ द कार्बन टू द 6.67% ऑफ द कार्बन में हमें हाइपर यूटेक्टिक कंपोजिशन मिलता है। तो ये जो कुछ पूरा था ये थी आयर्न कार्बन डायग्राम। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, पहले हमने देख लिया कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है। दूसरी बार देख लिया हमें स्टील कब मिलता है और कास्ट आयर्न कब मिलता है। तीसरी हम चीज देख ली कि क्यूरी टेम्परेचर क्या रहती है। चौथी चीज हमने देख ली कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है और एज वी इंक्रीजेस द कार्बन परसेंटेज व्हाट विल हैपन इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयर्न। उसके बाद हमने 3 रिएक्शंस देख लिए, 3 रिएक्शंस के प्रकार हमने देख लिए और प्रकार के बाद कुछ कंपोजिशंस हमें मिलते हैं लाइक एज अ ऑस्टेनाइट, लाइक एज अ सीमेंटाइट, देन द ल्यूबेड्राइट, देन द perlite. So ladeubrite and perlite is a combination of
फर्स्ट लेडोब्राइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टेनाइट एंड द सीमेंटाइट एंड परलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फा फेराइट एंड द सीमेंटाइट। तो ये सारी चीजें आयर्न कार्बन डायग्राम में थी। उसके बाद ये हाइपोयूटेक्टाइड, हाइपर यूटेक्टाइड, हाइपोयूटेक्टिक और हाइपर यूटेक्टिक, ये रिलेशन क्या है, उसका कार्बन परसेंटेज क्या है, ये हमने देख लिया है। तो ये थी प्योरली आयर्न कार्बन फेज डायग्राम मित्रों। तो और भी कुछ आपको इस डायग्राम के बारे में सवाल है, क्योंकि ये डायग्राम समझाना, इसको 2-3 घंटे तो आराम से चाहिए डिटेल में समझाना। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।